नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में श्वसन तंत्र वायु आपके सब वायु बोल रहा था श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला क्लास। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए भाई, तो आज हम चालू करने वाले हैं आपकी क्लासेस। और कुछ अब तक मैं बताया था, आप पूरा चीज़ समझ चुके हैं श्वसन तंत्र के बारे में। सिर्फ कुछ तथ्यात्मक चीज़ आपको बतानी है, फिर आपका श्वसन तंत्र वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आज ही इसको हम खत्म कर लें, इसके बाद हम बचा करके ना रखें। चलिए, फिर भी कुछ बचेगा तो हम ले लेंगे सेशन, और कोशिश करेंगे कि आज इसको हम खत्म कर दें। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे जो वायु ले रहे थे। हाँ सर, तो आ जाइए सर। हम सांस में श्वसन में क्या लेते हैं? तो हम लेते हैं सर वायु। सर हम लेते हैं सर आपका वायु, या सर आपका लेते हैं एयर। ठीक है सर। हाँ सर। सर इसमें मुख्यतः क्या होता है सर, आप बताएंगे? सर मुख्यतः 3 चीज़ इसमें होता है, मैं आपको बताया था मुख्य रूप से। सर पहला तो बताया था सर आपकी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एन से दर्शा देता हूं। ठीक, एन नहीं, N2 से दर्शेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कभी अकेले नहीं रहता है। सर दूसरा आपका लिखेंगे सर ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन। आपके आसपास जो वायु है उसमें क्या क्या होता है हम वो देख रहे हैं, इससे आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ सर। और तीसरा जो होता है आपको, जो आपको पढ़ना भी याद रखना चाहिए, इससे ज़्यादा आर्गन होता है। इसके फर्स्ट नंबर पे होता है वायु में सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे होता है, इसके बाद आर्गन होता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारा आर्गन का कोई काम नहीं है, इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे चौथे नंबर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सर इसको CO2 से दर्शाते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मतलब डाई मतलब 2 होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो देखिए 2 है, कितना ऑक्सीजन, और कार्बन 1 है, तो इसलिए कार्बन। तो कार्बन और डाई 2 है और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम कैसे लिखे हैं वो समझ में आ गया बात? हाँ सर, चलिए भी आप सीख गए। अरे हो गया। तो 3 चीज़ें हैं सर इस वायु में, आपको जो शरीर में आपको पढ़ना है, तो इस 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हाँ सर, तीनों का परसेंटेज कितना कितना होता है सर? इसका परसेंट होता है सर आपका शरीर में या वायु में मतलब 78%, 78.1 होता है। हमारा 78 ही लेके चलिए, ये चलिए लिख देता हूँ मैं 78.1 ही, 78.1% होता है सर। हाँ सर। सर ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है सर आपका लगभग सर आपका 20.9 या आपका 21%। ठीक, 20.9 या आपका 21%। आप देख रहे हैं सर 78 और आपका 20 कितना 98 हो गया, और ये 0.1 और 0.9 जोड़ के सर 99 हो गया। तो 99% तो यहीं पे काम खत्म हो गया। इन दोनों को मिला करके ही आपका 99% तो हो गया सर। ठीक, हाँ सर। बचा हुआ 1% है, उस 1% में ही आप देखेंगे सर आर्गन है, सर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बहुत सारी गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है सर? मैं 003 लिखा था, गलती में बताया था कि इसको बता दूंगा भाई, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा। तो 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लेंगे सर ये होता है आपका 0.03। यहाँ 00 लगाया था, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बोला भी था वहाँ की सर मेरे को याद नहीं है परसेंटेज, तो मैं नेक्स्ट अब जब लिखवाऊंगा चार्ट बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा। सर 0.03% होता है सर, ये 0.035% होता है सर CO2। क्लियर हो गया? हाँ सर। क्लियर रहेगा? सर अब तीनों को लिखा रहा हूँ कि रक्त में क्या इफेक्ट पड़ता है। सर नाइट्रोजन आपके ब्लड में, रक्त में घुलनशील नहीं है, तो यह कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात जितना प्रतिशत आपने नाइट्रोजन लिया था सांस में, वायु में,
अपने श्वसन के समय उतना ही वो परसेंटेज बाहर चल जाएगा। ठीक है सर। सर ऑक्सीजन क्योंकि ब्लड में घुल जाती है तो इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, तो लिखते हैं या कम हो जाएगी सर। और सर कार्बन डाइऑक्साइड और अपना शरीर भी इसमें ऐड करेगा तो ये अधिक हो जाएगी सर। ठीक। ये हाई हो जाएगी इसकी परसेंटेज, ये लो हो जाएगी इसकी परसेंटेज सांस लेने के, सांस छोड़ने के समय पर, और इसका जो रहेगा ये इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा, जितना जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए और सर ये कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो आपका, नाइट्रोजन क्योंकि रक्त में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए क्योंकि रक्त में घुलनशील नहीं है, इसलिए जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आ जाएगा फेफड़े से ही। ठीक। क्लियर हो गया? तो सर याद रखेंगे क्योंकि रक्त में घुलनशील नहीं है तो ये रक्त गैस नहीं है। ठीक। ये आपको ब्लड गैस नहीं है। हाँ सर। तो कोई ये क्वेश्चन बना के पूछ ले कि आप ब्लड गैस के रूप में किसे जानते हैं? सर ब्लड गैस के रूप में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। तो इसको दोनों को जोड़ के लिखेंगे कि ब्लड गैस कौन है? आपकी रक्त गैस के रूप में किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे कि सर जानते हैं ऑक्सीजन प्लस CO2 को हम रक्त गैस के रूप में जानते हैं, क्योंकि यही दोनों आपके रक्त में घुल रही है, उसमें आ रही है, जा रही है, मतलब कुल मिला के यही दोनों के बीच काम हो रहा है कि ऑक्सीजन जाके घुल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से यहाँ बाहर निकल रही है। तो इसलिए ब्लड गैस किसे कहते हैं, कभी पूछ ले ऐसा क्वेश्चन तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन हमारे केवल बच्चों से बनेगा। अब अपने दोस्तों से पूछ के देखिएगा ब्लड गैस के रूप में किस गैस को जानते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। अपने कोचिंग के सर से भी पूछ के देखिएगा तो वो भी शायद ही बता पाए, और बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपके में कमी है कि आप उनके पढ़ाए हुए ज्ञान को सही तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक। चलिए बताया था सर ये ऑक्सीजन और ये सर जो है सर ये किसके माध्यम से सर आपका रक्त में घुलती है और रक्त से बाहर आती है, तो उस बिंदु को भी लिख लेंगे। ये जो ऑक्सीजन CO2 है ये रक्त में आपके घुलने और वापस आने जाने का जो काम होता है, ये काम होता है, ये टर्म लिखेंगे, एग्जाम पूछेगा डिफ्यूजन या विसरण की वजह से गैस का आदान प्रदान संभव है। ठीक। तो गैसों का आदान प्रदान आपके डिफ्यूजन और विसरण की वजह से संभव है। और डिफ्यूजन क्यों होती है? डिफ्यूजन सर आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वजह से होती है। क्लियर? वो चार्ट देख लूँ मैं। चलिए मैं अपने इतना आप समझ गए यहाँ पे। तो डिफ्यूजन क्यों लिख देता हूँ, डिफ्यूजन क्यों होता है, तो लिखेंगे ऐसे डिफ्यूजन क्यों पॉसिबल है, लिखेंगे क्योंकि गैसेज जो है वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, दाब की ओर जाती है। ठीक। या आप इसके साथ और एक लिखेंगे उच्च सांद्रता से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, निम्न सांद्रता या लो कॉन्सेंट्रेशन। पीछे आपको इंग्लिश दे दिया था भाई, तो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बोल तो रही हूँ मुँह से। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की हो जाएगी,
ठीक। ये आपकी हाई प्रेशर से उच्च दाब, माने हाई प्रेशर से लो दाब निम्न प्रेशर की ओर जाती है वायु हमेशा। क्लियर रहेगा? हाँ सर। तो विसरण कैसे होता है सर? विसरण आपका हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। क्लियर हो गया? चलिए इसी में लिखाता हूँ आपको नेक्स्ट, जो मेरे को लिखवाना चाहिए। आप जो ब्रीद ले रहे हैं, श्वास या ब्रीद ले रहे हैं, उसमें आप काम देखते हैं सर, श्वास या ब्रीद। आप समझ गए तो अब सिर्फ फैक्ट है, सीधा लिखवाते जा रहा हूँ आप लोगों को मैं। लिखेंगे सर, जब हम श्वास लेते हैं इसमें दो स्थिति होती है, या तो सर श्वास लेना होता है, या सर श्वास आपका छोड़ना होता है। ठीक। या तो सर इनहेलेशन होता है, या सर आपका एक्सेल करना होता है, एक्सेलेशन होता है। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। अब लिख लेंगे सब गैसेस के परसेंटेज। तो सबसे पहले हम बताया था सर, नाइट्रोजन लिखते हैं, नाइट्रोजन N2, ठीक, O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एरो, ये एरो और ये एरो। देखिए सर, नाइट्रोजन हम जो सांस लेते हैं उसमें 78.1% होता है, आपको पीछे बताया था मैं। हाँ सर। तो हम सांस छोड़ते हैं तब भी ये जो नाइट्रोजन है आपका 78.1% ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सर रक्त में ये घुलनशील नहीं है, इसलिए आपको पीछे बढ़ाया हूँ मैं। देखिए कि नाइट्रोजन है वो रक्त में घुलनशील नहीं है, इसलिए इसका परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ सर, लिखवाए थे आप। चलिए दूसरा लिखिए, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन सर हम 21% लेते हैं सर, क्योंकि उसमें से कुछ हमारा शरीर यूज़ कर लेता है सर। तो याद रखेंगे, कुछ शरीर आपका यूज़ कर लिया तो आप जो वापस छोड़े तो कुछ कम छोड़ेंगे आप, तो छोड़ते हैं आप केवल 16%। तो देख रहे हैं आपके लगभग सर कितना सर, 16, 5, 21, अर्थात 5% जो है आपका लगभग शरीर के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है? हाँ सर, 5% की कमी आई है। ठीक, यहाँ पे सब इक्वल टू है, इक्वल टू। ठीक, यहाँ कमी आई है। आते कार्बन डाइऑक्साइड पर, इसे आप समझ चुके हैं सर। सांस लेते उसमें सर 0.03% होता है, जो सर 0.35 लिखिए, 0.3% लिखिए। हाँ सर। और ये आपका जब हम छोड़ते हैं सर तो ये हो जाता है आपको सर 3 से 4%। अर्थात इसमें सर आप देख रहे हैं कि कहाँ 0.03%, कहाँ 3 से 4%। तो 3 से 4.07% आप देखेंगे कि ये सर आपका अधिक हो जाएगा। मतलब समझिए कि यहाँ क्या हो रही है, यहाँ सर आपकी अधिकता हो रही है, बढ़ रही है सर आपकी लगभग, क्योंकि तो भाई कितना प्रतिशत बढ़ रही है सर? 3 से 4%, क्योंकि बहुत माइनर है, तो 3 से 4% अधिक हो जा रही है। इसी को लिख लीजिए, मेन तो बाकी माइनस में इसलिए इसको छोड़ते हैं। 3 से 4% गैस आपकी अधिक निकल रही है, ये अधिक हो जा रही है। ठीक, या कम हो रही है या अधिक हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हम उसको भी डाल दे रहे हैं, या हमारा शरीर ऑक्सीजन को खींच ले रहा है इसलिए कम हो जा रहा है, हमारा शरीर डाल रहा है इसलिए अधिक हो जा रहा है। ये सब आप समझ चुके हैं। चलिए, तो आपको परसेंटेज से जो चार्ट आपको बना के दिया हूँ मैं, याद रखेंगे इस चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कितने % गैस हम लेते हैं तो आपको पता है सर 78, 21 और 0.03, और जो निकलता है तो 0.03 वाला 3 से 4% हो जाता है। तो आपको याद हो गया 3 से 3%। सर 21 में 5 कम करके याद रखेंगे सर, 5 कर 16 कैसे सर, 6 और 1 5 होता है, 6 में से एक जाएगा 5, तो 5%, ऐसे करके आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। और नाइट्रोजन सर रक्त में घुलनशील नहीं है तो 78.1 से 78.1 ही है, अर्थात तो बराबर रहता है। तो ये लिस्ट आपको पता चल गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और आपके बनने चाहिए।
तो ये क्वेश्चन अब घुमा के देखिए इसे कैसे कैसे पूछेगा श्वास में ऐसी कौन सी गैसेस है जिसको शरीर द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो नाइट्रोजन, या जो रक्त में घुलनशील नहीं है तो नाइट्रोजन, जिसके प्रतिशत में ना कमी होती है ना वृद्धि होती है तो नाइट्रोजन। अर्थात कैसे घुमा के पूछे आपसे बनेगा, हाँ सर, श्वास में लेने वाला वह कौन सा गैस है जिसका प्रतिशत छोड़ते समय बढ़ जाता है तो बताएंगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, घट जाता है तो बताएंगे ऑक्सीजन। तो बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि सर हमारे जो शरीर में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो हम उसमें डाल देते हैं इसलिए बढ़ जाता है। सर ऑक्सीजन कम क्यों हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम इसलिए होता है क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारा शरीर यूज़ कर लेता है ग्लूकोज के दहन के लिए। क्लियर हो गया, हाँ सर। चलो भाई आ जाइए नेक्स्ट। अब आप लोगों को जब आप पूरे लंग्स वगैरह पढ़ लिए, सब चीज़ एल्वियोलाई सब चीज़ पढ़ लिए, अब आप लोगों को केवल एक चीज़ के बारे में थोड़ा जानना है, वो है आपका लिखेंगे डायफ्राम। क्योंकि बताया था सर डायफ्राम दबाता है, डायफ्राम घिसता है, तो डायफ्राम यही आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है ये भी। तो डायफ्राम के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दे दूँ तुम्हें। ठीक, चलिए पहले तो भाई डायफ्राम होता क्या है आपको सब बता चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो आपको स्पष्टता दिखाने के लिए कोई डायफ्राम वाली इमेज देते हैं, इमेजेस में चलते हैं। एक ये इमेज इसमें देख लीजिए, फिर दूसरा इमेज के लिए क्या होगा, लिखा डायफ्राम, अर्थात ये जो दिख रहे हैं ऐसी संरचना, ये आपका डायफ्राम है ऐसा, जिसके ऊपर लंग्स आपके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको जो खाली जगह है आपका कार्डियक नॉच है जिसमें दिल फिट होता है ना। क्योंकि ये बाएं ओर का देख रहे हैं अभी स्थान घेर ले रहा है, तो भाई बाएं ओर का स्थान घेर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये शरीर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब डायफ्राम की जो स्थिति है, डायफ्राम की स्थिति आप लोगों को सब स्पष्ट हो गई होगी, है ना। चलिए डायफ्राम की स्थिति समझ में आ गई आप लोगों को, तो फिर देखिए ये डायफ्राम है, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा आपको डायफ्राम की पूरी संरचना। हाँ सर डायफ्राम ऐसे करके कुछ दिखता है सर, ये ऐसे 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 करके, हाँ सर। देख रहे हैं आप लेफ्ट लंग्स का ही थोड़ा हिस्सा दबा हुआ है क्योंकि वहाँ दिल रहता है। कार्डियक नॉच आपको पता चल गया सर, कार्डियक नॉच वाला स्थान जिसमें दिखाया था मैं। फिर आप देखेंगे इतना सारा इमेज मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायफ्राम की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो क्लियर रहे, ताकि आपको कभी डाउट ना रहे डायफ्राम क्या है। तो ये जो डायफ्राम है ना, आपको मैं सब दिखाऊंगा। ये जो डायफ्राम देखिए, ये जब ऐसे दबता है तो ये इसको दबाएगा, फेफड़े को दबाएगा तो उसके अंदर गैसेस दबेंगी, एल्वियोलाई दबेगी, तो इसका ब्रोंकस दबेगा, ब्रोंक्यूल्स दबेंगे, ब्रोंक्यूल से आपके इसके ब्रोंकाई दबेगा, ब्रोंकस दबेगा, ब्रोंको। देखिए सबसे पहले जब ये डायफ्राम दबाया लंग्स को, तो लंग्स दबा मतलब एल्वियोलाई दबी मतलब ब्रोंक्यूल्स दबे, मतलब ब्रोंकस दबा मतलब ट्रैकिया से गैसेस आपके होते हुए नाक से आपके बाहर चल जाएगी, विंड पाइप के ट्रैकिया होते हुए शरीर से बाहर चल जाएगी। ठीक, तो हाँ सर। और जब यही ऐसा फैलेगा और नीचे खुलेगा तो ये फेफड़े को फैलने का जगह देगा, तो बाहर से गैसेस जो आपके ट्रैकिया से होते हुए आपके ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई से होते हुए आपकी रक्त वाहिकाओं में चली जाएगी। तो अब समझे हाँ सर काम कैसे हो रहा है। चलिए जब आप इसको देख लिए तो मैं यही इमेज लगा देता हूँ। तो डायफ्राम का काम देख लिए। दूसरा आपको एक और चीज़ बताऊँ इसके बारे में, तो डायफ्राम का काम। ठीक, चलो भाई दूसरा देखेंगे सर। चलिए दिखाता हूँ मैं यहीं पे। मगर याद कुछ नहीं रखना पड़ेगा इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को सब चीज़। चलिए इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए ये भाई लंग्स है, लंग्स के पास ये सर आपका डायफ्राम है। तो लंग्स को, और लंग्स आपका कहाँ रहता है सर, लंग्स आपका थोरैसिक कैविटी में रहता है। थोरैसिक कैविटी मतलब यहाँ जो खाली स्पेस बनेगा जहाँ मेरे लंग्स है, उस पूरे हॉलो स्पेस को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। क्योंकि रीढ़ की हड्डी से 12 हड्डियों का जोड़ा निकलता है, जिसे आप थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक बोन के रूप में जानते हैं। हाँ सर पता चल गया आपको, आप पढ़ाए हो स्केलेटन में।
तो उसके वो हड्डी घेर के जो अंदर ऐसे घेरेगा पूरा, ऐसे पूरा घेरेगा तो कौन सा ऐसा हड्डी पूरा घेर के स्थान बना ना, और हड्डियों से घेर के जो स्थान बना हुआ है, तो यहाँ आपके लंग्स फिट अंदर में यहाँ पर, तो जो अंदर में स्थान बनी हुई है समझिए, वही स्थान जो है आपका, जो आपकी छाती के अंदर जो खाली जगह है, जहाँ आपके फेफड़े फिट हैं, लंग्स फिट है, उसे आप थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो बस उसी बात को बता रहा हूँ जो आपके डायफ्राम से क्वेश्चन बनेगा कि पहले तो ये लंग्स को कैसे गैस एक्सचेंज करने में, इनहेल और एक्सेल करने में, सांस लेने सांस छोड़ने में मदद करता है। उसके साथ साथ दूसरा चीज़ जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा डायफ्राम से। इमेज में देख के समझ लीजिए आप, ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक, क्या सर ये किसी ह्यूमन का शरीर है, ये उसका चेस्ट है, ये उसका पेट वाला है, तो आप देख रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम वह जंक्शन है या वह पॉइंट है जो आपके थोरेसिक कैविटी, जहाँ आपका लंग्स है, उसको आपके एब्डोमिनल कैविटी, जो आपका पूरा पाचन तंत्र वाला हिस्सा, छोटी आंत बड़ी आंत जो हिस्सा पूरा है, तो इसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। छाती वाले हिस्से को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, पेट वाले हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लंग्स जो फेफड़ा है वो किस कैविटी में, किस गुहा में पाया जाता है। कैविटी मतलब गुहा, तो किस गुहा में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे वक्षीय गुहा या आपको थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी वक्षीय गुहा को आपके एब्डोमिनल कैविटी या आपके उदर गुहा से कौन अलग करता है, तो जो अलग करता है वही आपका है डायफ्राम। दिख रहा है आपको, हाँ सर फेफड़े को ऊपर कर दिया, इसके नीचे पेट वाले हिस्से को अलग कर दिया, तो हाँ सर डायफ्राम ही है जो हमारे वक्षीय गुहा को हमारे उदर गुहा से, हमारे थोरेसिक कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। तो आपको ये पॉइंट भी पता चल गया। हाँ सर, तो आपको याद रखना पड़ेगा? नहीं सर हम समझ लिए, तो कहाँ याद रखेंगे सर। चलिए देख रहे हैं आप, है ना, सब स्पष्ट देख रहे हैं आप, क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये पूरा डायफ्राम का डोम है, उसके नीचे इसके एब्डोमिनल लिखा है, एब्डोमेन मतलब आपका एब्डोमिनल कैविटी हिस्सा। हाँ सर क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। रिब केज मैंने रिब केज हड्डियाँ है आपके, पसलियाँ फेफड़ों घेरी हुई हैं। ठीक, हाँ सर। ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर सर बाहर हमको दिख रहा है मांसपेशियों का एक लेयर है, उसके ऊपर हड्डी है सर घेरी हुई है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक, हाँ सर। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अब आप समझिए ब्रीदिंग, इतना आप समझ गए? हाँ सर खत्म हो गया। और एक बार देखेंगे सर ब्रीदिंग कैसे होता है सर, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ठीक, वीडियोस देखिए आप। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग कैसे आप करते हैं। देखिए ये डायफ्राम है, धकेल रहा है, ये फैला तो एयर आया। देखिए सर जैसे डायफ्राम ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ऊपर उठा तो लंग्स को दबाया तो इसमें से गैसेस दिख रहे हैं आपको बाहर जा रही हैं, बाहर किस तरह से होते हैं, नाक से बाहर जा रही है, ये की स्थिति। हाँ सर, दूसरा आप देखेंगे, और जब ये आपका अंदर ले रहा था, पीछे दिखाता हूँ मैं सर। देखिए जैसे ये डायफ्राम नीचे आया तो आपके फेफड़े को फैलने की जगह मिली, तो आपकी सांस बाहर आ गई। तो ये पूछता है डायफ्राम जब ऊपर की ओर गति करेगा तब आप सांस छोड़ते हैं या लेते हैं, डायफ्राम जब नीचे की ओर गति करेगा तब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। तो आपको चल गया सर जब ऊपर की ओर गति करेगा सर तो दबाएगा, हमारे लंग्स को दबाएगा, तो सर लंग्स दबेंगे तो उसके अंदर की गैसेस बाहर आ जाएंगी। हाँ सर कॉमन सेंस है सर। और सर जब वो फैलेगा तो हमारे लंग्स को फैलने की जगह मिलेगा, तो बाहर की गैसेस हमारे अंदर आ जाएंगी। बस क्लियर हो गया, इसमें कुछ रटने वाला है क्या? सब आप समझिए, कुछ नहीं रटना है यार, बताया ना। देखिए अभी वही चीज हो रहा है इसमें। गैस फ्लो नहीं समझना है, हाई टू लो प्रेशर की एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो आपको बताया था मैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। प्रेशर इंक्रीज व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज। देखिए यहाँ पे ये लाइन ध्यान देंगे सर, प्रेशर बढ़ता है जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अर्थात
जब आपका लंग्स को, जब आपका डायफ्राम ऊपर उठ रहा है तो आपके लंग्स को दबा रहा है, तो उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कम कर रहा है। जब कम किया तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से अधिक हो गया, तो गैस कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसलिए गैस आपका बाहर निकल रहा है। ठीक, हाँ सर। दूसरा क्या देखेंगे कि वॉल्यूम जब फैलता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सर वॉल्यूम जब डायफ्राम नीचे गया तो लंग्स फैला, लंग्स फैला मतलब उसका वॉल्यूम, उसका आयतन बढ़ा, तो आयतन बढ़ गया तो प्रेशर कम हुआ, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो बाहर से गैसेस अंदर आ जाएंगी। तो आपको समझना है कि गैसे प्रेशर की वजह से कैसे एक्सचेंजेस हो रहा है। हाँ सर, तो प्रेशर की वजह से बाहर से एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई से आपका बाहर तक आपका गैस आता है। हाँ सर, मगर सर वहाँ से आपके एल्वियोलाई से आपके खून में कैसे जाता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन या डिफ्यूजन या विसरण की वजह से, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, वो लिखा है आपको, समझा रहे हो, एक चीज़ समझते चलेंगे। चलिए, सिर्फ वीडियो देखने से ही काम नहीं होता, आपको समझाऊँ उसमें का पॉइंट भी जो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी या Hg, यहाँ जो Hg है मरकरी को दर्शाता है, याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है वही बताता हूँ एक बार। चलिए, प्रेशर वाला भी क्वेश्चन बन जाए तो, मरकरी क्यों भरे हुए हैं इस तरह, मरकरी क्यों हुआ है प्रेशर नापने में। प्रेशर मतलब आप एक पाइप है जिसके अंदर आपको प्रेशर नापना है, जिसमें मरकरी भर दिया गया है, ये समझिए, और वही ऊपर नीचे खसक के आपको बताएगा प्रेशर अधिक है या कम है। तो उसमें कौन सा यूज़ करते हैं सर, मरकरी यूज़ करते हैं। मरकरी क्या है सर आपका, तो बताएंगे मरकरी सर एक मेटल है सर, याद रखेंगे। और ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी मेटल है जो सामान्य तापमान में लिक्विड अवस्था में होती है, तो भी आपकी मरकरी या आपका Hg होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कौन सा मेटल मतलब धातु होता है, तो धातु कौन सा है, तो मरकरी जो लिक्विड अवस्था में है सामान्य तापमान पे। पूछेगा ऐसा कौन सा आपका अधातु है जबकि सामान्य तापमान पर आपके अधातु ना या नॉन मेटल जबकि लिक्विड अवस्था में होती है, तरल अवस्था में होती है, तो है आपका ब्रोमीन। अब याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन। हाँ सर, चलिए भाई, कैसे काम होता है शुरू में देखिए, उतने से आपको काम चल जाएगा। देखिए डायफ्राम कैसे फेफड़ा काम कर रहा है, तो पूछता है जब डायफ्राम नीचे आता है तो फेफड़ा फैलता है, ठीक। और जब सांस, तो पूछ रहा है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका फेफड़ा फैलता है, कि जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपका फेफड़ा सिकुड़ता है। तो आपको सब स्पष्ट हो गया से का क्वेश्चन। हाँ सर, चलिए हो गया भैया दीदी आपका काम। धन्यवाद हमारे बच्चों को इतना ज्ञान देने के लिए, हम उसमें समझा भी दिए आपके वीडियो को यूज़ करके। ठीक, चलिए अब जब ब्रीदिंग हो गया तो भाई हम देख लेते हैं। अब आपका ब्रीदिंग आप समझ गए। हाँ सर, ब्रीदिंग वहीं तक का था सर, आपके एल्वियोलाई तक, नाक के बाहर से लेकर नाक से लेकर एल्वियोलाई तक का काम ब्रीदिंग है। अब देखते हैं हम आपका रेस्पिरेशन, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए भैया, चलिए आइए रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन, ये ब्रीदिंग हो रहा है, गैस ले रहा है, देखिए गैस जा रही है, एयर एयर, ये ब्रीदिंग है, यहाँ तक ब्रीदिंग है। नॉस्ट्रिल ऑफ नोज, नॉस्ट्रिल मतलब प्रवेश द्वार है ना, वहाँ से गैस घुसा आपके अंदर, ये आपका लंग्स फेफड़ा है। और देखिए थोरेसिक, ये सर पूरा थोरेसिक कैविटी से घिरा हुआ है, बता रहा है, ठीक। देखिए वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, देखिए गैस आना जाना हो रहा है। देखिए गोल गोल जो बबल है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखता हूँ आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है व्यक्ति, देखिए ब्लू ब्लू जो है वो एयर है, एयर ले रहा है अपने नाक से। ये नॉस्ट्रिल मतलब आपके नाक का प्रवेश द्वार, आपको बताया था। देखिए नासक गुहा से होते हुए ये सामने का जो छेदा दिखता है यही नॉस्ट्रिल है, ये बता रहा है। यहाँ छोटे छोटे हेयर हैं, बता रहा है, छोटे छोटे बाल। मैं यहाँ से आपको समझाते चल रहा हूँ वीडियो में, आप वीडियो पर ध्यान देंगे। ये प्रवेश द्वार, छोटे छोटे बाल हैं, और म्यूकस है, म्यूकस जो मतलब चिपचिपा पदार्थ जो अपने आप से चिपका लेता है। और म्यूकस मतलब कि आपके नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वही म्यूकस होता है, माने श्लेष्मा, जो डस्ट पार्टिकल को चिपका लेता है और शरीर से बाहरी रोक देता है। और छोटे छोटे जो हेयर हैं वो भी डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। और ये म्यूकस का लेयर ही मैं बताया था जो आपके आमाशय स्टमक में आपके पेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलने से बचाता है। देखिए एयर आपके नासा गुहा से होते हुए
ये आपके देखिए फेरिंग्स में गई, अब आपके लैरिंग्स से आपके वॉइस बॉक्स में गई, फिर आपके ट्रैकिया में प्रवेश की। अब ट्रैकिया देखिए आपके कार्टिलेज का पूरा हिस्सा आ गया। अब कार्टिलेज में बताया था सर, यहाँ पे कार्टिलेज है, क्रिकेट वाला कार्टिलेज करके बताया था मैं। देखिए आपका मांसपेशी है, श्वास नली है ना, उसके अंदर घुसा रहा है कि ऐसे रहता है अंदर में, देखिए दिख रहा है आपको कि अंदर ऐसी रहती है उसकी संरचना। और देखिए वो सी टाइप की बनी हुई है, जो बाहर से घिरी है सी जैसी दिख रही है सर, वही आपकी कार्टिलेज की लेयर थी, वहाँ पे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो जो कार्टिलेज है उपास थी वो आपकी सर सी आकार की होती है। ठीक, वो एयर प्रेशर से बताता, देखिए थ्रोट को देखिए एयर कैसे प्रवेश किया आपके लंग्स में सर, ट्रैकिया से आपके ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में बट रहा है, देखिए ब्रोंकाई हो गया, मोटी जो पतली है अब से ब्रोंक्यूल्स में बट रही है, देखिए उसके अंदर। अब ये ब्रोंक्यूल्स में आपकी गैसेज जा रही है, ब्रोंक्यूल्स ये लास्ट जो छोटी पतली वाली ब्रोंक्यूल्स है सर, उसमें से होती हुई सर अब आपके एल्वियोलाई में जाएगी, तो एल्वियोलाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे उसमें गैस जाएगी उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी सर। ये देखिए उसके चारों ओर आपके लंग्स है, ये डायफ्राम दिख रहा है सर, डायफ्राम देखिए नीचे डायफ्राम रेड कलर का, अब डायफ्राम का काम दिखा रहा है आपको। अब देखिए एल्वियोलाई में गई एयर्स, अब देखिए एल्वियोलाई का साइज बड़ा हो गया ना, हाँ सर बड़ा हो गया। देखिए ये आपका डायफ्राम ऊपर की ओर दबा, जैसे ऊपर की ओर दबा तो एल्वियोलाई में देखेंगे आप एल्वियोलाई दबेगी, देखिए उसमें कैसे देख रहे हैं आप, कैसे रक्त में जा रहा है, देख रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन निकल करके वो लाल वाली नलिका में घूम रही है, हाँ सर छोटी छोटी दिखाई दे रही है हमें सर। तो एल्वियोलाई से आपके रक्त जो थी वो आपके एल्वियोलाई से निकल के आपके रक्त वाहिकाओं में चली गई। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब इतना समझ गए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, gas exchange. All of our cells need energy. They get हर सेल को ऊर्जा की जरूरत होती है, जो उससे ग्लूकोज से मिलता है, this process. वही बता रहा है वो। Cellular respiration. आपकी कोशिकीय श्वसन कहलाती है, Carbon dioxide. ग्लूकोज का ऑक्सीजन से मिलकर टूटकर एनर्जी देना ही कार्बन डाइऑक्साइड पानी छोड़ता है, जो आपको पढ़ाया हूँ। To provide the oxygen देखिए ऑक्सीजन आप ले रहे हैं and remove the carbon और dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं, This takes place in the lung. देखिए Gas is carried to and from the कि ऑक्सीजन देख रहे हैं आप कैसे और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि एल्वियोलाई है ये रक्त वाहिकाओं से जुड़ी हुई है, occurs in the alveoli. ये एल्वियोलाई है, Microscopic air sacs in the lung that is surrounded by tiny जैसे ब्लड वेसल है, जो चारों ओर जाली दिख रहा है आपको, ब्लड वेसल रक्त वाहिकाएं हैं। all 300 million alveoli. 300 मिलियन एल्वियोलाई आपके फेफड़े में पाई जाती है, पूछ लेगा कभी तो 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मैंने 3000, हालांकि आपको सही डाटा मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रक्त वाहिका से आपके एल्वियोलाई में आ रही है, डिफ्यूजन या विसरण जो है उसी प्रोसेस के थ्रू आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गैसें एक्सचेंज होती है। मैं बताया था बाहर से हमारे एल्वियोलाई तक गैस पहुंचता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से, मगर हमारे एल्वियोलाई से रक्त में खून जो जाता है वो डिफ्यूजन या विसरण या आपके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जाता है। डिफ्यूजन मतलब क्या है, देखिए आप, For example, देखिए बता रहे हैं, helium balloons being left for a couple of days get smaller and softer because the helium is slowly diffused through the skin of the balloon. देखिए आपका बलून क्यों पिचक जाता है, बता रहा है कि बलून के अंदर बहुत सारे हीलियम भरे हुए थे, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के एयर में निकलने लग जाते हैं। उसकी स्किन सोचिए, बलून में छेदा नहीं है, फिर भी उसकी स्किन से डिफ्यूज होकर विस्तृत होकर के बाहर क्यों निकल जाते हैं, इसीलिए वो बलून जो है कुछ समय बाद पतला होने लगता है। देखिए ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है, देखिए ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला गया एल्वियोलाई में, तो ये बाहर चल जाएगा बढ़ करके, देखिए CO2 का मात्रा बढ़ गया, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया था, हाँ सर देखिए CO2 बाहर गया ना, हाँ और कुछ ऑक्सीजन भी बाहर गया। ये आपका सेल है फेफड़े की, आपको एनर्जी देगी, फिर हम नाचेंगे गाएंगे, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। चलिए भाई, आपको पूरे एनिमेशन के थ्रू मैं एक चीज़ समझा दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ इसके पश्चात अब आप लोगों को कोई दिक्कत और डाउट नहीं रहा होगा आपके रेस्पिरेशन से और ब्रीदिंग से। क्लियर हो गया?
हाँ सर, तो याद रखेंगे सर, इसमें दो हिस्सा है सर, एक आपका है, यहाँ लिखवा रहा हूँ सर, लिखेंगे आप सर, क्या हमारा सर ब्रीदिंग और एक सर रेस्पिरेशन। तो वातावरण से आपका जो गैस आपके एल्वियोलाई तक पहुंचता है वो ब्रीदिंग में होता है, ठीक। तो वातावरण से, एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक का सफर जो है आपका ब्रीदिंग है। किसका? गैस का सर। गैस का सफर जो है वातावरण या एनवायरनमेंट से रक्त कूपिका तक जो गैस आता है वो आता है ब्रीदिंग की वजह से, ठीक है सर। यहाँ जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो कॉन्सेप्ट काम करता है प्रेशर, मतलब दाब वाला कॉन्सेप्ट काम करता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सब जाएगा। तो हाई से लो की ओर आपका कोई भी चीज गमन करता है, हो गया। हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कोई भी चीज गमन करता है, निम्न दाब। हाँ सर, तो ये आपको कुल मिला के ब्रीदिंग में प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, याद रखेंगे। हाँ सर, जबकि रेस्पिरेशन आपके एल्वियोलाई से लेकर के लाई से आपके सेल या कोशिका तक का सफर है, और उसमें जाकर के भी सर उसमें एनर्जी बनने तक का सफर आपका कहलाता है, अर्थात सेल रेस्पिरेशन जो है ये आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है। इसमें को जो कॉन्सेप्ट काम करता है याद रखेंगे, इसमें जो गैस है वो आपके एल्वियोलाई से लेकर के सेल तक गमन करती है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो आपका है सर कॉन्सेंट्रेशन, या एल्वियोलाई से आपके रक्त वाहिकाओं में कैसे गैस आ रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। तो आपको इसमें पता है कि सर हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है आपका सांद्रता, ऐसा समझिए बहुत सारे वर्ग हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता ऐसा करके। हाई से ये भी लो की ओर जाता है सर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है सर। और फिर कैसे जाता है, जैसे ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन स्थिति आती है तो फिर वो आपके इसी के बाद डिफ्यूजन होकर के या विसरण होकर के गैस आपके एल्वियोलाई से रक्त वाहिका में प्रवेश कर जाती है, और रक्त वाहिका से एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाती है, ठीक। तो यहाँ का मेन मूल कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको नहीं पता चलता, पुस्तक पढ़ने के बाद भी टीचर भी नहीं बताते कि प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ रहा है ब्रीदिंग में, और सांद्रता वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला काम कहाँ काम आ रहा है, डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ रहा है, तो रेस्पिरेशन या श्वसन में। तो आपको ये पता चल गया? हाँ सर, हमें ये पता चल गया, इतना सारा एनिमेशन दिखाए, डायफ्राम भी दिखा दिए, ये भी बता दिए। तो चलिए एक काम मैं करता हूँ, इसको यहाँ से मैं उड़ाता हूँ गायब, ठीक। क्यों उड़ा दिए सर? हमारे लिए काम का था सर, ये काम का था, तो लीजिए इसको मैं यहाँ लगा दिया आपके लिए, थोड़ा बड़ा भी कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, आते हैं यहाँ पर। सब क्यों उड़ाए? क्योंकि आपको पढ़ाने समझाने के बाद भी मेरा तो आप जानते ही काम ही ऐसा है, पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर लिख के भी दे देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ट्रिक टेक्निक भी दे देता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो चीज़ उसी में लिख लेंगे डायफ्राम में कुछ बिंदु आपको पढ़ाया, वही कि डायफ्राम जो है आपका ये कुछ नहीं बल्कि यह एक मांसपेशी अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। दिख रहा है आपको मांसपेशी से बना हुआ है? हाँ सर, मांसपेशी अंग है, ये आपका मस्कुलर ऑर्गन है, ऑर्गन है, ठीक है सर। दूसरा इसका लोकेशन पूछेगा, इसका लोकेशन ये स्थान तो बताएंगे फेफड़े के ठीक नीचे, फेफड़े के ठीक नीचे, बिलो दी या बीनेथ द लंग्स, ठीक, जस्ट बिलो द लंग्स, याद रहेगा। हाँ सर, जस्ट बिलो दी, या रटना पड़ रहा है क्या? कुछ भी चीज़ बताइए।
सर आप चित्र में दिखा दी सर, फेफड़े के जस्ट नीचे में है सर, तो क्या रखना है सर, आप तो बेमतलब लिखवा रहे हैं सर। मगर भाई फिर भी लिखवा के दे रहा हूँ मैं, है ना। चलिए सर, मांसपेशी का बना हुआ दिख रहा है, फिर भी आप लिखवा दिए सर, क्योंकि मैं दे रहा हूँ भाई, मेरा काम ही है आपको हर तरीके से हर चीज़ देना। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को किसी भी एक चीज़ का शिकायत रहे, क्योंकि बच्चों को शिकायत भैया फ्री का जब पढ़ने मिलता है ना बच्चों को, तो उनका शिकायत और डिमांड आसमान पे रहता है। और वही ऑफलाइन में 35,000 40,000 फीस देते हैं, तो करंट टाइम पे इतना फीस है यूपीएससी का, आप देखेंगे उतना फीस देते हैं, और वहाँ टीचर पढ़ा के निकल गया, ना डाउट पूछ पाए, ना दिक्कत पूछ पाए, ना मुंह खोलने का हिम्मत होता है। क्यों? 400 लोग बैठे हैं, खोलूंगा सर चमका देंगे, सर समझाते नहीं है वहाँ, सर तो बेइज्जती करते हैं कोचिंग में, चमका देते हैं, डांट देते हैं, चिढ़ा देते हैं, तो इसलिए डर में नहीं पूछता हूँ। तो वहाँ मुंह नहीं खुलेगा, मगर यार फ्री में मिल रहा है तो सब कुछ सर से हमारे, तो इसलिए आपको कुछ पूछे ना, आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं ऑटोमेटिक ही आपको हर चीज़ पहले से ही रेडी करके दे देता हूँ। चलो भाई, फिर इसका मेन काम सर, ये वक्षीय गुहा को उदर गुहा से, सर ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, तो वही लिख देता हूँ मैं आपके, सर ये वक्षीय गुहा को आपके उदर गुहा से अलग करता है, बोले तो थोरेसिक कैविटी को, बोले तो मुन्ना भाई, थोरेसिक कैविटी को आपका एब्डोमिनल कैविटी से डिफरेंशिएट करता है या सेपरेट करता है, अलग मतलब सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, या वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। आपको पता चल गया सर, फेफड़ा जो होता है वो आपके वक्षीय गुहा में होता है, और सर आपका नीचे जो बाकी हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक का थोड़ा सा हिस्सा, ये सब आपके सर वक्षीय उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में होती है। तो दोनों को अंतर कौन कर रहा है सर? ये अंतर जो कर रहा है सर, अलग कर रहा है, ये आपका सर कौन है? ये आपका सर है, आपका कहाँ गए भाई, डायफ्राम है सर, डायफ्राम है। क्लियर हो गया? हो, लिखेंगे सर इसका कार्य क्या है, तो इसका लिखेंगे सर डायफ्राम का काम क्या है भाई, तो आपको बता चुका हूँ एनिमेशन दिखा के। सर इसका कार्य है श्वसन दर को संतुलित करना, ठीक, क्लियर हो गया। रेस्पिरेटरी रेट को बैलेंस्ड करना, ठीक, इट बैलेंस द रेस्पिरेटरी रेट, तो इट बैलेंस द रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर को संतुलित करने का काम है हमारे डायफ्राम भैया का, ठीक। चलिए, आपको डायफ्राम के बारे में जो जानकारी चाहिए थी एक पेज मिल गया। डायफ्राम के बारे में इतना जानना काफ़ी है। आप लोगों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है ये पता चल गया। बहुत लोगों को नहीं अंतर पता होता है, आप अपने किसी मित्र से सिंपल चीज़ यही पूछ के देख लीजिएगा, बाकी सब तो उसकी बहुत अंदर की बात है। बता भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ये इसको ऐसा मत पूछिएगा, बोलिएगा बता भाई श्वसन में और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, ठीक। हाँ, हिंदी में पूछिए, देखिए नहीं बता पाएगा वो, सर श्वसन में श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, ठीक, इतना पूछना। या उसको और इजी कर देना, भाई श्वसन में और सांस लेना और सांस छोड़ना में क्या अंतर है। बोले सांस लेना सांस छोड़ना को तो श्वसन बोलते हैं। यार क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा भाई तू, यार कहाँ से सर क्वेश्चन आता, पूरा गधा है क्या तू। बस इतना बोलेगा, आप समझ जाना कि भाई कितने पानी में है सामने वाला, और चुपचाप उसको फिर आपको बताना, आपका मित्र उसको अच्छे से ज्ञान देना, बताना, समझाना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद बोलेंगे सर का वीडियो देख भाई, तेरे को पता चलेगा कितना सारा अंतर है, ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे सर, आपको पता चला जैसे कि सर जैसे हमारा हीमोग्लोबिन, सर जैसा हमारे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन को चिपका करके हमारे श्वसन को लेकर के चल रहा था, है ना।
तो ऐसे अब लिखेंगे। बाकी और भी हम अलग अलग कैटेगरी को देखते हैं, क्वेश्चन बनता है इससे। श्वसनीय वर्णक, श्वसनीय वर्णक, वर्णक मतलब पिगमेंट होता है, तो लिख लेंगे यहीं पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट है ये। चलो यार अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक भाई, चलो भाई बना लीजिए आप लोग अपने साथ दो कैटेगरी। एक बना लीजिए आप लोग स्तनपाई। स्तनपाई मतलब आपको बार बार बता चुका हूँ मैं, मैमल्स। ठीक है सर, कौन होते हैं मैमल्स? अर्थात मैमल्स उन्हें कहेंगे जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं। ये जो स्तनपान मतलब जैसे आप अपनी माता का स्तनपान किए हैं, अर्थात अपनी माता का आप दूध पिए हैं, वैसे जो भी जीव जंतु जो अपने स्तनपान अपने बच्चों को कराते हैं, अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, वो सब आपके स्तनपाई में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। वही मैमल्स कहलाते हैं और वही स्तनपाई कहलाते हैं। ठीक, हाँ सर। तो एक देखेंगे हम कि सर जैसे आप पता कि हमारे में सर हम पढ़े कि हमारे में सर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन बॉडी में श्वसनीय वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट सर वो है जो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका के ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को चिपका करके बाहर निकालता है। तो वो कौन काम कर रहा था सर? वो आरबीसी काम कर रहा था, मगर आरबीसी तो सर सेल था। तो आरबीसी के अंदर क्या था? आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन था। तो जो हीमोग्लोबिन था वही आपका वर्णक है, वही आपको पिगमेंट है। तो आपको पता चल गया। हाँ सर, ह्यूमन बॉडी में जो आपका श्वसनीय वर्णक है, जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो आपका सर हीमोग्लोबिन है। तो भाई आप ये मैमल्स है कि नहीं? मतलब आपने स्तनपान किया है कि नहीं? अपनी माता का दूध पिया है कि नहीं पिया है? हाँ सर पिए हैं सर। अर्थात हम सब के सब सर मैमल्स हैं, स्तनपाई हैं। तो सर हम सब के सब जायज़ सी बात है, हमारे में भी जितने स्तनपाई मैमल्स हैं सब में जो श्वसनीय वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो सर हीमोग्लोबिन होगा। चाहे वो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे कुत्ते हों बिल्ली हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं अपना, सब सर आपके सब में हीमोग्लोबिन ही होगा, जो लेकर के आपके जाएगा सर खून को। जिसमें जो अपवाद होंगे हम उनको देख लेंगे। चलिए भाई, बचल गया सर स्तनपाई में जो श्वसनीय वर्णक होता है वो होता है सर आपका हीमोग्लोबिन। ठीक, हाँ सर। हाँ सर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है सर? हीमोग्लोबिन आप बताएं सर कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का सर प्रोटीन है। और सर इसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? चलो इसको यहाँ नहीं लिखता सर। हीमोग्लोबिन सर जो है सर ये एक प्रकार का प्रोटीन है सर, प्रोटीन से बना हुआ है सर। ठीक है सर। सर इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप लिखेंगे इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये कौन सा तत्व लिखते हैं, तत्व। बाकी धातु आप देखेंगे। तो सर इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है? तो लिखेंगे सर इसमें जो तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, सर हीमोग्लोबिन में हीम करके जो होता है, तो हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है। और उसमें कौन सा तत्व होता है सर? तो उसमें तत्व होता है सर आपका आयरन। और सर पता है सर आयरन से सर, जिसको हम आयरन ऐसा होता है आयरन, जिसको आप जो सिम्बॉल दर्शाते हैं सर एफ ई से सर पता है सर आयरन का सर जो देखते हैं कि आयरन में जंग लगता है तो हल्का लाल लाल दिखाई देता है, इसीलिए सर हमारा रक्त का कलर लाल होता है सर। तो हाँ सर, ठीक है सर। तो आपके कलर को रंग कौन प्रदान कर रहा है? तो भैया भी हीमोग्लोबिन ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन है। ठीक है सर। तो इसमें जिस पिगमेंट में जो यहाँ पे तत्व होगा, जैसे इसमें आयरन है, वही आपके रंग प्रदान करेगा। तो आयरन में सर आपको पता है लोहा हमको कैसे याद रहेगा? याद रखने के लिए सब लिखा हूँ मैं सर। आयरन में या लोहे में जंग लगता है, जंग हल्का सर लाल लाल ब्राउन ब्राउन दिखाई देता है। तो ब्राउन से आप उसको हल्का लाल समझिए सर, हल्का लाल लाल दिखाई देता है, इसलिए सर लाल कलर होता है सर जितने भी स्तनपाई या मैमल्स हैं इनके में सर। क्लियर हो गया? समझाने के लिए बनाया हूँ। हाँ सर। चलिए ये सब अलग अलग समूह हैं। अब इसी में और दूसरा समूह लिखेंगे सर। एक तरफ आप स्तनपाई तो दिखा दिए, एक तरफ और लिख लीजिए। बहुत सारे समूह को यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ मैं आपको लिए सर। मोलास्का समूह,
मोलास्का जिसमें ऑक्टोपस पाया जाता है उसे मोलास्का कहते हैं। तो इसी के साथ लिखता हूं मोलास्का या ऑक्टोपस। मोलास्का या ऑक्टोपस ऐसा लिख रहा हूँ, कहने का मतलब मोलास्का समूह के अंदर आपका ऑक्टोपस आता है। क्लियर? हाँ सर। तो ये एक फाइलम हो गया मोलास्का फाइलम। फाइलम मतलब समूह या वर्ग। हाँ सर। दूसरा इसी में लिखेंगे प्लस सर आपके ऑर्थोपोडा, आर्थोपोडा, ठीक, आर्थोपोडा फाइलम, इसको भी ऐसे न्यूज़ के जैसे लिख देता हूँ। आर्थोपोडा मतलब याद रखेंगे, आर्थोपोडा तो सर कीड़े वाला जो वर्ग, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो आपके आर्थोपोडा कहलाएंगे। सर ऐसे कोई भी जीव जंतु जिनके ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है, आर्थो और पोडा, पोडा मतलब पैर, आर्थो मतलब जुड़े हुए, अर्थात जिस भी कीड़े के, जिस भी जीव जंतु के जितने भी पैर हों, पैर आपस में जुड़े रहते हैं, तो सर आपके ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं या कीड़े वर्ग में आते हैं सर। जैसे आप कभी कॉकरोच को, मान लीजिए कॉकरोच है, इसको उल्टा कर दिए आप, देखेंगे कि इधर का इसको जो पैर है वो इधर के पैर से जुड़ा है, इधर का पैर इधर के पैर जुड़ा है, इधर का पैर इधर के पैर से जुड़ा है, इसलिए जो आपका कॉकरोच है सर वो आपका ऑर्थोपोडा वर्ग में आता है। समझ में? ऑर्थो मतलब जुड़ा हुआ और पोडा मतलब पैर, तो पैर जुड़ा हुआ होता है जिसका, दोनों तरफ के पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो आपके सर आर्थोपोडा वर्ग में आते हैं, कीड़े वाले वर्ग में आते हैं। ठीक, चलिए आपको शब्द का मतलब बता दिया भाई मैं। चलो भाई, फाइलम, फाइलम मतलब वर्ग। ठीक, तो जैसे सर इनमें सर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था, सर इनमें क्या पाया जाता है, तो लिखेंगे सर इनमें क्या पाया जाता है, तो इसमें लिखेंगे आप सर इनमें पाया जाता है आपका हीमो। देखिए कुछ कुछ अपवाद होते हैं उनको मत ध्यान रखिए, मैक्सिमम में ऐसे ही होता है। जैसे वहाँ हीमोग्लोबिन पाया जाता है वैसे ही यहाँ पे हीमोसाइनिन पाया जाएगा। क्या? हीमोसाइनिन सर, हीमोसाइनिन पाया जाएगा सर। क्लियर? हाँ सर। हीमोसाइनिन भी आपका एक, याद रखेंगे, सर यह भी आपका सर, यह भी आपका सर एक प्रोटीन है। ठीक सर, इसमें हीमो में जो हीम था वो एक प्रोटीन था, और ग्लोबिन जो था सर वो आयरन को रखता था सर। वैसे आपका हीमो में हीम जो है वो प्रोटीन है, साइनिन जो साइनाइड वाला, साइनाइड आप देखते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। और जब साइनाइड खाते हैं तो आप बताइए, साइनाइड सर एक प्रकार का जहर है, आप जहर खाते हैं तो पूरा शरीर सर आपका नीला पड़ जाता है सर, नीला पड़ जाता है। तो इसी साइनिन में, जैसे यहाँ आपके ग्लोबुलिन में आयरन होता था, वैसे साइनिन में कौन सा तत्व होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे सर जो तत्व पाया जाता है इसके अंतर्गत, जैसे आयरन पाया जाता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप लिखेंगे सर यहाँ पाया जाता है आपके कॉपर मतलब तांबा। ठीक है भाई सर, कॉपर जिसे Cu कॉपर से दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ सर, क्लियर हो गया। तो इसीलिए सर कि कॉपर का कलर से यहाँ लाल आपको दिख रहा था, लाल, इसलिए हमको लाल कलर हमारे रक्त का दिख रहा था, वैसे यहाँ पे कॉपर की वजह से ही सर नीला कलर प्राप्त होता है, इसलिए इनका रक्त जो होगा आपका रक्त नीला टाइप का दिखाई देगा, या अलग अलग कलर का दिखाई भी दे सकता है, क्योंकि सिर्फ कलर जो है इसी पिगमेंट पे पूरा कंप्लीट डिपेंड नहीं करता है। इसका मुख्य काम यहाँ पे जो अपने श्वसन का काम के लिए जो पिगमेंट है उसके नाम पे ये है, मगर कलर कुछ और फैक्टर से भी प्रभावित होती है। मगर याद रखेंगे कि इनका मोलास्का या ऑक्टोपस वर्ग का जो खून है वो नीला कलर देता है, नीले कलर का होता है। आपको इतना स्पष्ट होगा? हाँ सर, हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको स्पष्ट हुआ तो क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए भाई, जैसे आपको देखिए ऑक्टोपस लिखा, तो मैं चलिए दिखाता हूँ, इसमें कहीं दिख जाए तो, है ना। ब्लड कलर ऑफ ब्लड कलर ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस
देख रहे हैं, वाई ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू। तो आपको पता है सर ब्लू इसलिए है कि उस खून में हीमोसाइनिन पाया जाता है, और साइनिन में सर कॉपर पाया जाता है, और कॉपर की वजह से उसका रंग नीला होता है। आपको दिख रहा है सर, इसी वजह से सर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो अब आप बता पाएंगे कि हाँ सर ब्लड सर कलर इसका ब्लू होता है। ठीक, चलिए भैया ये वीडियो भी एक बार आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये ब्लू वाले ऑक्टोपस आपको सब याद रहे। वाई ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू, वाई ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू। सर ऑक्टोपस का ब्लड नीला इसलिए है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसमें कॉपर पाया जाता है, उसी वजह से नीला रंग होता है सर उससे खून का। तो चलिए भैया blood blue. We know the reason why we have red देखिए blood, हीमोग्लोबिन लिखा है लाल वाले में, but why is the blood बताते हैं हीम आयरन, देखिए आयरन दिखा रहा है। This is because octopus blood contains hemocyanin instead of देखिए hemoglobin. हीमोसाइनिन लिखा है यहाँ पे, ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन होता करके, हीमोसाइनिन देखिए Unlike hemoglobin, which stops red blood पीछे आपको लिख के दिखाता हूँ लिखित में। free in blood. Hemocyanin, hemoglobin. देखिए ह्यूमन के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ऑक्टोपस के ब्लड कंटेंस हीमोसाइनिन। ठीक लिखा है हीमोसाइनिन, नहीं दिख रहा तो बोलो समझ जाइए हीमोसाइनिन है। चलिए भैया ये दिखाना था मेरे को, देखिए यहाँ से Those hemocyanin ये हमारा आरबीसी है और उनके अंदर के हीमोसाइनिन ऐसे दिखाई देता है उनका। iron. When deoxygenated, the blood is colorless, but when oxygenated, it gives blue coloration. ठीक, This is why octopus blood is blue. क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए। Your blood is चलो भाई ये भी आपको स्पष्ट हो गया, ये क्वेश्चन में आपसे नहीं चुकेगा। हाँ सर नहीं चुकेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ दिखा दिखा कर रहा हूँ, आगे इसी में एक पॉइंट लिख लेंगे आप। चलिए आइए ये काम करेंगे हम, इसको यहीं रख देते हैं और एक आधे घंटे का क्लास हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बताऊंगा तो आधा अधूरा हो जाएगा। तो इसका तो हम आधे घंटे 40 मिनट का लगभग क्लास एक ले लेंगे और उसमें कुछ बच्चे कुछ इफेक्ट उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा फिर रेस्पिरेटरी खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसको नेक्स्ट क्लास से हम कवर कर लेंगे। तो मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मेरे साथ बने रहते हैं और ध्यानपूर्वक हमारे सारे क्लासेस को देखते हैं, और सारे क्लासेस को देखने के बाद भी आप हर एक चीज़ समझ पा रहे हैं, समझने के बाद आप उस चीज़ को अपने अंदर बसा पा रहे हैं, उस समझ के साथ आप क्लास को ले रहे हैं। तो इस सब के साथ ही मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को जो मैं यहाँ समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर आपको एनिमेशन या वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ, तो उससे आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर तो होता ही होगा। मगर उसके साथ आप एक चीज़ और देखिएगा कि उससे आपको ये नहीं देखना कि ऐसे पढ़ा रहे हैं सर, आपको इससे ये देखना है कि आपको भी कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो आप मुझसे पढ़ने का तरीका सीखिए और इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, जीवन में लागू कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक एग्ज़ाम में नंबर बढ़ने लगेगा, और जैसे बढ़ते बढ़ते फिर एक समय आएगा जब सही में किसी न किसी पोस्ट में आप विराजमान हो जाएंगे, कोई ना कोई पोस्ट आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बाकी तो बात अपने हाथ में ही है। तो चलिए यहीं पे आप सबसे अलविदा लेता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्यार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। कैसे हो आप सब मेरे बराबर वालों यार? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।